भ्यूताई, आप आई साहिब पे ऐसा आरोप कैसे लगा सकती हैं? संसार में प्रत्येक माता पिता अपनी पुत्री के संबंध करने से पूर्व लड़के की परिवार की मान मर्यादा, आर्थिक स्थिति देखते हैं। ऐसा करने से संबंध सौदा नहीं बन जाता है। हमारे विवाह भी ऐसे ही हुआ था। शुरुआत में हम भी प्रसन्न नहीं थे, पर आई साहिब ने आपको इस परिवार का भाग बनाने का पूरा प्रयास किया था, वही नहीं? मैंने तो ये तक कह दिया था कि वो आपको अपनी बेटी से अधिक प्रेम करेंगे। आपको तो सास जैसी माँ मिली है, कुछ को तो माँ भी सास जैसी मिलती है। आपको तो अपने ससुराल में इतना प्रेम मिलता है कि आपको अपनी मायके की याद तक नहीं आती। संसार में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है भ्यूताई जिसे अपने मायके की याद नहीं आती होगी। हमने जानबूझकर अपने मायके और आई बाबा से दूरी बना के रखी है, क्योंकि एक पौधे की जड़ें दो मिट्टियों में नहीं रह सकती। भ्यूताई, अगर आप अपना पूर्ण ध्यान अपने पति पे देंगी तो संभव है कि सारी समस्याएं स्वयं मिट जाए। आप बहुत भाग्यशाली है भ्यूताई कि आपके पति आपके साथ होते हैं। हमारा जीवन तो राव की प्रतीक्षा बन के रह गया है। रकमा के पास चिमाजी अप्पा के पत्र आते हैं, वो पढ़ के उनका समय कट जाता है, पर हमारे पास मात्र उनकी याद रहती है, वो भी आंसुओं से धुंधलाई हुई। हमें तो ऐसा लगता है उन्हें हमारी याद आती ही नहीं है। इस झूठे से क्या पूछ रहे हैं आप बाजीराव? एक झूठे की किसी भी बात का क्या विश्वास? इनका बस चले तो ये हमारी तरफ या पंत की तरफ इशारा करके कह देंगे कि आपको पेशवा बनने से रोकने के लिए हमने सारा षड्यंत्र रचा। महाराज, यही सत्य है महाराज। गंगाधर जी और पंत जी ने मिलकर ही ये षड्यंत्र रचा था। धूर्त है आप मोहन राव, आप धूर्त हैं, कलयुग के शकुनी हैं आप। हमें पहले से पता था कि स्वर्गीय पेशवा साहब के सम्मान समारोह में जो बाजीराव ने आपका अपमान किया था, उसका बदला लेने के लिए आप झूठ कहेंगे। फिर भी हम चाहते थे कि आप अपना पक्ष स्वयं महाराज के सामने रखें, इसलिए हमने आपको दरबार में आने दिया, क्योंकि हमें पता था कि बाजीराव अपने पिता पर लगाए गए सभी आरोपों को गलत सिद्ध करेंगे, और उन्होंने यही किया। बाजीराव ने इस दरबार में अपने पिता के सम्मान की रक्षा की है। वो एक आदर्श पुत्र हैं। हम उन्हें नमन करते हैं। किंतु महाराज, इस सत्य से ये सत्य नहीं बदलता कि स्वर्गीय बालाजी ने अपने अनुभवहीनता के चलते कुछ निर्णय ऐसे लिए जिनका मूल्य हमारी जनता को आज चुकाना पड़ेगा। उनकी असमय मृत्यु के कारण जनमानस में संतोष और असुरक्षा की भावना घर कर गई है। संभवतः यही वो असुरक्षा की भावना है जिसके कारण स्वयं उनके परिवार के लोग उनके विरुद्ध हो गए हैं। महाराज, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, ऋण शेष शेषाचग्नियाग्र व्याधिशेष स्थिति च पुनश्च वृद्धेत यथा समत न वेक्षेत। महाराज, ऋण, रोग और अग्नि को यदि बढ़ने दिया जाए तो जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि इस ऋण को शीघ्र चुकाना आवश्यक है, अन्यथा जनमानस में असंतोष पैदा होगा और वो शासन के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं और राज्य में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा गंगाधर जी।
मेरे बाबा ने हर निर्णय आम व्यक्ति का भला बुरा सोचकर ही लिया था शाहू महाराज जी। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों से बहुत सारा ऋण लेने की जगह बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा ऋण लिया। ठीक ऐसे ही जैसे बाग में मधुमक्खी हर फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेती है, फूल भी नहीं मुरझाते और शहद भी बन जाता है। पंत और गंगाधर जी ने समस्या पर जितना ध्यान दिया, यदि उसका 1% भी ध्यान समाधान पर दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आग पानी से बुझती है, आग आग शोर मचाने से नहीं। और जहां तक मेरा विचार है, जनता अपने होने वाले पेशवा से शोर मचाने की नहीं, आग बुझाने की अपेक्षा रखती है। है ना? आप हमेशा मेरे भाव में कमियां कमियां देखती रहती मायने। आपने कभी नहीं देखा कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। वो सब करते बस जताते नहीं है। आप उनकी प्रतीक्षा कर पाती हैं क्योंकि उन्होंने आपसे वादा किया कि चाहे वो आपसे कितना भी दूर क्यों ना चले जाए, वो लौट कर अवश्य आप ही के पास आएंगे। बहनी, आपके सम्मान के लिए भाव ने मोहन राव को अपने मित्रों का अपमान भी क्षमा कर दिया। मेरे भाव जैसा पति संसार में किसी को भी नहीं मिला, मुझे तो बिल्कुल नहीं। शांत हो जाइए दोनों। भीऊ भाई, अपने भाग्य से लड़ती रहेंगी तो भाग्य आपसे लड़ता रहेगा। अब भाग्य से लड़ना छोड़िए और अपनी बहनी से भी। दूसरों की गृहस्थी में मत झांकिए, अपनी गृहस्थी संभालिए। दरबार हो या दाम्पत्य, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा है, पर आप भूल रही हैं कि दूसरों से सम्मान उसे ही मिलता है जिसके पास आत्मसम्मान हो। और आज आपके कारण, आपकी इस राजनीति के कारण मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। बाजीराव, आप बचपन से लेके आज तक एक अद्वितीय योद्धा रहे हैं। सभी जानते हैं कि हमारे हृदय में आप और आपके पिता के प्रति एक विशेष स्थान है। हम आपके गुण जानते हैं तो हम आपकी कमियां भी जानते हैं बाजीराव। आंधी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि अपने मार्ग में आने वाले हर चीज को वो बाधा समझकर उड़ा देती है। और आप एक आंधी है बाजीराव, और ये आंधी चलती है तो कई नियम, कई परंपराएं उड़ जाती है। इसी कारण हमारे मन में प्रश्न उठता है कि पेशवा पद के लिए आप कच्चे तो नहीं हैं। गंगाधर जी, निस्संदेह आप आयु, ज्ञान और अनुभव में बाजीराव से वृद्ध हैं। इसी कारण हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि पेशवा पद के लिए कहीं आप अतिवृद्ध तो नहीं। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि पेशवा पद के लिए कल सुबह जनता के समक्ष दरबार में बाजीराव और गंगाधर जी के बीच में कसौटी होगी। जो भी इस कसौटी में खरा उतरेगा वही इस साम्राज्य का भावी पेशवा होगा।
आज की सभा यही बर्खास्त होती है। सब कैसे हुआ मस्तानी? हम कुछ नहीं जानते। हमने मस्तानी से ही अनजान बनकर पूछने का नाटक क्या कर रही हैं सुरैया बेगम? आखिर ये सब आप दोनों ने मिलके ही तो किया है। रानी साहब ये सब क्या कह रही? वो हमारे पिता है। और आज तक आपको उनकी पुत्री होने का सम्मान नहीं मिला और ना ही आपकी अम्मी को एक रानी की जगह मिली। बचपन से लेकर आज तक आप और आपकी अम्मी इस अपमान की अग्नि में जलती रही मस्तानी, और वर्षों से अपने अंदर विष पाल रही थी। और जब पिताजी ने आपको हमारे ऊपर शस्त्र ताने हुए देख लिया तो आपने सारा विष उगल दिया। आपका दिया प्रसाद खाते ही महाराज की स्थिति बिगड़ गई। आपने अपने पिता ही नहीं, बुंदेलखंड के महाराज की हत्या करने का प्रयास किया है मस्तानी। इसका दंड आपको और आपकी माँ को अवश्य मिलेगा। ये सब कुछ झूठ है। हमने अपने पिता को जहर नहीं दिया है। सिपाहियों, मस्तानी और उसकी अम्मी को तब तक नजरबंद रखा जाए जब तक महाराज की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। रानी साहब ऐसे मत कीजिए, मस्तानी बेकसूर है। इन्हें लेकर जाओ। इस विवाह में मुझे किन कसौटियों से गुजरना पड़ा है कि मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। क्या मतलब भी होता है? और सदा कहते हैं कि अत्याचार करना जितना बुरा है उतना ही बुरा अत्याचार सहना भी। लेकिन बस अब मैं और नहीं सहूंगी। मैंने निर्णय ले लिया कि मैं वापस अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाव मेरे निर्णय का समर्थन करेंगे। ताई, हम जानते हैं आप इस समय जावाई बापू से ही नहीं, आई साहिब और ताई साहिब से भी रूठी हैं, और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय क्रोध में लेना उचित नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। भाव ने तो स्वयं मुझे समस्याओं से लड़ना सिखाया, भागना नहीं। पर अब मैं थक चुकी हूँ भाईनी। आई साहब भले मेरे दुख को ना समझे, पर उन्हें मेरे हर्ट को समझना होगा। मैं भी तो देखूं कि आई कब तक मेरे लिए अपना प्रेम नहीं दिखाती। गोटिया काय हिंसक माणूस कसा काय? यहाँ क्या कर रहा है? तुझे क्या लगता है इतनी उथल पुथल में राधा काकू शांत बैठेंगी? उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं यहाँ की पल पल की जानकारी उन्हें भेजता रहूं। तेरा गोटिया काकू का गुप्तचर बनकर आया बाजी। आई साहिब, तो फिर उन्हें समाचार भिजवा दीजिए कि वे अपना मन पक्का कर लें, क्योंकि कल दरबार में साहू महाराज की कसौटी पर उनके सुपुत्र श्री बाजीराव हमसे हारने वाले हैं। शिव 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 गंगाधर जी, हारने वाले व्यक्तियों का इस तरह से उपहास नहीं करना चाहिए। उनके प्रति दया भाव दिखाना चाहिए। अन्यथा ना नहीं, हमारी बात का मर्म मात्र इतना था कि आपकी आई साहेब कदाचित आपकी हार से विचलित ना हो जाए। गंगाधर जी, हमारे भाऊ 12 साल के थे जब उनका डर निकालने के लिए हमारे आई साहब ने उन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया था।
जो आई अपने बच्चे को मौत से लड़ते हुए देखकर विचलित नहीं होती, वो इस छोटे से कसौटी से कैसे विचलित होगी? इसलिए आप अपनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। पेशवाई संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं। वृद्ध को दूसरे की आयु का नहीं, अपनी जलवायु का ध्यान रखना चाहिए। पंत जी, पेशवाई संभालना आपके लिए खेल होगा, मेरे लिए मेरा कर्तव्य है पंथ, जिसे निभाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई साहब, भीऊ ताई ने आपसे जो कुछ भी कहा, उसके बाद आप शांत कैसे रह सकती है? जब आपकी संतान होगी आप खुद समझ जाएंगी। बच्चे जब दुखी होते हैं तो रोते भी माँ के सामने हैं और झगड़ते भी माँ से ही हैं। आपको बुरा नहीं लगा? बुरा संसार की बात का लगता है, अपनी संतान की बात का नहीं। संतान जब चल नहीं सकती तो माँ की गोद में रहती है। जब माँ की गोद से उतर भी जाती है तब भी माँ के दिल से नहीं उतरती। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई साहब? प्रणाम भाई साहब, मैं सतारा से गोटिया जी का संदेश लाया हूँ कि पेशवा पद के लिए गंगाधर जी और बाजीराव जी के बीच एक कसौटी होगी और जो इस कसौटी पे खरा उतरेगा वही पेशवा पद का अधिकारी होगा। हाय साहब, अब क्या होगा? आप अपने पति को नहीं जानती वहीनी, पर मैं अपने भाव को अच्छे तरीके से जानती हूँ। संसार की ऐसी कोई कसौटी नहीं जिस पर मेरे भाव खरे ना उतर सके। भीऊ ताई, आप हमेशा ये क्यों कहती हैं कि हम अपने पति को नहीं जानते? हमेशा उनके और हमारे संबंध में कमियां क्यों ढूंढती रहती है? शांत! राहु के विजय की प्रार्थना करने के बजाय आप दोनों अपने छोटे झगड़ों में उलझी हुई हैं। आप लोग गंगाधर जी को नहीं जानते। वो एक अत्यंत ही चतुर राजनीतिज्ञ है। पेशवाई पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तलवार को तो काटने के लिए पास आना होता है, लेकिन रूप तो दूर से ही हृदय को काट डालता है। बाजीराव को कल दरबार में पहुंचने से रोकने के लिए मात्र तुम्हारा रूप काम नहीं आएगा। आप भूल कर रहे हैं गंगाधर जी, डंक बिच्छू मारता है, तितली नहीं। बाजीराव संसार का वो योद्धा है जो हवा की सरसराहट से तीर पहचान लेता है। उस तक तीर पहुंचाना है तो तीर को फूल में लपेट कर ही मारना होगा। बाजीराव संसार का सबसे बड़ा वीर है, किंतु है तो पुरुष ही। तुम्हारा रूप चाहे एक पल के लिए ही उसका ध्यान भटकाएगा अवश्य, और बस उसी पल तुम वार करोगी। कल जब बाजीराव दरबार पहुंचे तो उसके चेहरे पर वीरता नहीं, विलासता दिखनी चाहिए, ताकि शाहू महाराज एक नजर में ही भांप जाएं कि बाजीराव ने रात भर कसौटी पर नहीं, तुम पर ध्यान दिया है। वाह गंगाधर जी वाह।
चतुर की चतुराई ने तो अपनी चाल चल दी, परंतु आपको विश्वास है कि ये मंदाकिनी आपका काम कर पाएगी? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाजीराव में केवल वीरता नहीं, उसमें बुद्धि भी है और विवेक भी। जैसे वन के पुष्प को मुरझा देती धूप, बुद्धि विवेक को वैसे ही खा जाता है रूप।